अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। डायमेंशन फिज़िक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। डायमेंशंस क्या होती हैं इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम एंड लेंथ। तो मतलब ये हुआ जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है वो एग्जिस्ट या उसकी पहचान हम जो है डायमेंशंस में करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी, जैसे अगर मैं इंसान की मिसाल दूं तो इंसान के बारे में फिजिकली आप कितनी चीज़ें देखते हैं। आप देखते हैं कि कोई इंसान कितनी हाइट कितनी है, किसी इंसान की मैस या वेट कितना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उसको मूव करने में, फिज़िकली मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, तो उन सब को बयान करने के लिए, उन सब की एक्सप्रेशन के लिए, उन सब के इजहार के लिए हमें डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये तीन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जब हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैस, लेंथ और तीसरी जो हमारे पास होती है कौन सी होती है, इट्स टाइम। तो मैस के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, इट्स किलोग्राम। और लेंथ के लिए जो हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है मीटर यानी स्मॉल एम। और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं एस यानी स्मॉल एस यानी सेकेंड्स। अब डायमेंशंस में इनके जो शुरू के लेटर हैं, आसानी के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी मैस के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल M, और लेंथ के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल L, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल T। अब हम बेसिक जो हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अच्छा याद रखिएगा डायमेंशंस का इस्तेमाल जो है वो आपको प्रॉपर कब समझ में आता है, जब हम बात करते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, जो है डिटेल में मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को ले लेता हूँ, जैसे मैस है, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉक्स है जिसका मुझे मैस मालूम करना है। तो इसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक ख़ास स्टैंडर्ड को फॉलो करता हो, वो मुझे इसका मैस किलोग्राम्स में बताएगा। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ, जैसे लेट्स सपोज मुझे किसी भी शे की लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए भी मुझे किसी न किसी स्केल की, जैसे इंचिंग टेप होता है, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं इसकी लेंथ नाप सकूँ। वो किस चीज़ में होगी, वो मीटर्स में हो सकती है, सेंटीमीटर्स में हो सकती है, और इंचेस में भी हो सकती है। इसी तरीके से टाइम है, तो टाइम के लिए जाहिर सी बात है मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, मुझे एक अदद जो है कोई भी स्टॉप वॉच चाहिए होगी, या कोई वॉच चाहिए होगी जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकूं, मैं कोई भी टाइम अपने पास नोट कर सकूं, कोई भी दौरानिया रिकॉर्ड कर सकूं कि कितना दौरानिया गुजरा है। तो ये सब मैग्नीट्यूड्स यानी इन सब की जो वसत है इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम, ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, बेसिक। यानी इनको बयान करने के लिए, यानी मैथ्स को बयान करने के लिए मुझे किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स के लिए मुझे सिर्फ एक वेइंग मशीन चाहिए, मुझे उसके लिए कोई लेंथ, यानी अगर कोई आपसे कहे कि भाई मुझे जो है ये फ़लानी चीज़ है, मुझे ये पत्थर है, ये मुझे इसका मैथ्स मालूम करना है, तो आप सिर्फ वेइंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, आप साथ में इंचिंग टेप या कोई मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो है ये जो मेरे पास एक पर्टिकुलर लेंथ है उसको मालूम करने के लिए मुझे मीटर स्केल भी चाहिए, और साथ साथ में मुझे जो है उसमें मुझे जो है वो मीटर स्केल भी चाहिए, और जो है मुझे एक वॉच भी चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ें मुकम्मल होंगी तब मैं लेंथ बताऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो लेकिन कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिसको फाइंड करने के लिए आपको और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि अगर आप बराबर नाप लें कि लेट्स सपोज एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई
और यहाँ गई। सो ये जो फासला है, ये मिसाल मान लें मीटर्स में आपने नाप लिया, कितना मीटर्स में। अब ये आप सिर्फ लेंथ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का जो दौरानिया है वो भी अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ मिला के एक नई अखज़ करदा फिजिकल क्वांटिटी आप बताएंगे, और वो कौन सी होती है? वो आपके पास होती है स्पीड। स्पीड यानी ये जो भी ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव हुआ है, उसने कितने मीटर्स कितने टाइम में कवर किए हैं। अब टाइम जितना कम और फासला जितना ज़्यादा होगा, ये भी आप समझ लीजिए कि जो सामने लिखा होता है इक्वल्स टू के, वो जितनी वो चीज़ ज़्यादा होती है उतनी हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और जो अपाउंड में चीज़ होती है नीचे डिवीजन, यानी आप इसको डिनोमिनेटर कह सकते हैं, ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी कम होगी। यानी स्पीड का मुखालिफ ताल्लुक है टाइम के साथ, यानी टाइम जितना ज़्यादा लगेगा स्पीड उतनी कम होगी, और टाइम जितना कम लगेगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। इस तरीके से कोई फासला जितना कम होगा स्पीड उतनी कम होगी मानी जाएगी, और फासला जितना ज़्यादा होगा वक्त के हिसाब से उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। अब स्पीड को मैक्सिमम होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फासला और कम से कम टाइम की ज़रूरत होती है। अब ये स्पीड की मिसाल थी, तो ये कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी? ये हमारे पास थी ड्राइव, यानी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो खुद जो है किसकी मोहताज होती हैं दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। यानी इसमें मैंने ऊपर यानी लेंथ को इस्तेमाल किया, और जो है नीचे मैंने टाइम को इस्तेमाल किया, लेकिन टाइम और लेंथ आपस में ये जो है अलग अलग वो क्या है? वो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, मास, लेंथ और टाइम की तरफ। अब डायमेंशंस जो है किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई एरिया है, मुझे मालूम करना है, लेट्स सपोज दिस इज़ एन एरिया, कोई हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरिया है। अब इसकी यानी इसके अंदर ये जो स्पेस है ये कितनी है टू डायमेंशनली, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिया। इसके लिए हमें किसी भी दो लेंथ्स की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज अगर इसको मैं L1 कह देता हूँ, तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा L2, इसको मैंने कह दिया L2। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया के लिए मुझे इन दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब ये लेंथ्स का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और दूसरी लेंथ का भी मीटर। अब मीटर के लिए डायमेंशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी लेंथ के लिए हम डायमेंशन में क्या इस्तेमाल करते हैं? कैपिटल L। तो जब यूनिट से हम डायमेंशंस की तरफ आएंगे तो हम इसकी जगह लिखेंगे कैपिटल L और इसकी जगह कैपिटल L, और ये बन जाएगा L²। इसी तरीके से जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, लेट्स सपोज वॉल्यूम की हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास, लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है ये, तो इसमें मुझे अब 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक डायमेंशन मान लीजिए कि ये है, दिस इज़ फर्स्ट डायमेंशन, एंड दिस वन इज़ द सेकंड डायमेंशन, और ये जो हमारे पास है दिस वन इज़ द थर्ड डायमेंशन। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए कैपिटल V से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, मुझे 3 लेंथ्स की ज़रूरत होगी, L1, L2 एंड L3। तो हम कह सकते हैं मीटर्स इंटू मीटर्स इंटू मीटर्स। इसकी डायमेंशंस निकालेंगे तो कैसे होगा? इस L मल्टीप्लाइड बाय L एंड L मल्टीप्लाइड बाय L, तो ये बन जाएगा L टू द पावर 3, 1, 1 एंड 1। अलजबरा के रूल के लिहाज से जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो वॉल्यूम हमारे पास की डायमेंशन क्या है? L3। अब आते हैं स्पीड की तरफ। स्पीड का अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो इट्स V इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो ये मेरे पास बन जाएगा, यूनिट्स में ही बन जाएगा मीटर्स पर सेकेंड, और डायमेंशन में बन जाएगा L/T। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LT टू द पावर -1। तो यहाँ इसकी पावर +1 थी, जब ये ऊपर में इसमें न्यूमरेटर के साथ मिला के लिखेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन में मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, आपको बेसिक इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको यूनिट्स याद होने चाहिए, तो आप इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है लेंथ बाय टी स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी मेरे पास डायमेंशन क्या बन जाएगी, l टू द पावर t स्क्वायर्ड, और ये बन जाएगा lt टू द पावर -2। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलेंगे, जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूँ, मोमेंटम को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास टाइम्स वेलोसिटी। तो मास क्या है हमारे पास, अच्छा अब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसमें आपको एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी में जो है दूसरी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। अब स्पीड हम पहले कर चुके हैं, स्पीड हमारे पास क्या था, l टू द पावर l डिवाइडेड बाय t। तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M। याद रहे ये मास पहली बार हम यूज़ कर रहे हैं, मास के लिए कौन सा हम डायमेंशन में क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल M। ठीक है, तो हम चलते हैं नीचे दोबारा। तो मास के लिए कैपिटल M इस्तेमाल किया, या पहले हम इसका यूनिट लिख देते हैं मिसाल के तौर पर, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मास है तो इसके लिए हम लिखते हैं किलोग्राम, और स्पीड के लिए मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा कैपिटल M, बिकॉज ऑफ किलोग्राम मास है तो मास के लिए हम डायमेंशन में कैपिटल M इस्तेमाल करते हैं, और ये मीटर्स है यानी लेंथ है, और ये सेकेंड यानी टाइम है। तो ये मेरे पास बन जाएगा mlt टू द पावर -1। ये मेरे पास मोमेंटम का डायमेंशन बन गया है। इसी तरीके से जैसे एक और कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं फोर्स की, फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट लिखेंगे किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M, और मीटर्स की जगह लेंथ, और t टू द पावर -2। ये हमारे पास क्या हो गया है, फोर्स का डायमेंशन हो गया है। अच्छा, अब चलते हैं कि ये हम क्यों करते हैं। इसका बेसिक एप्लीकेशन जो है वो जब आपको समझ में आ जाए तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमारे पास जो है ये इक्वेशन होती है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। तो स्पीड जो भी हो, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, उसका यूनिट तो सेम रहेगा। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, मीटर्स पर सेकेंड इक्वल्स टू मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और टाइम की जगह सेकेंड। अब यहाँ पे इस सेकेंड से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बन जाएगा मीटर्स पर सेकेंड प्लस मीटर्स पर सेकेंड, और क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो अलजेब्रा के रूल के लिहाज से ये बन जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे बड़े एक इम्पोर्टेंट नोट करने की बात है कि जब भी हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम नंबर्स पे, यूनिट्स की जब बात, जस्ट जब यूनिट्स की बात करते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास नंबर एक कांस्टेंट होता है, तो याद रखिए जब भी फिज़िकल क्वांटिटी हम लिखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट होता है मिसाल के तौर पर, और साथ में कोई भी हमारे पास एक यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मीटर्स, तो ये क्या है, यूनिट। तो ये दोनों मिलकर कोई फिज़िकल क्वांटिटी बनाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा कांस्टेंट होता है इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी देखें क्या चीज़ बन के आएगी, इट्स मीटर्स पर सेकेंड एंड मीटर्स पर सेकेंड, और जब हम इसको डायमेंशंस में लिखते हैं तो ये बन जाएगा lt टू द पावर -1 और lt टू द पावर -1। तो ऐसे में हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तो हमें यूनिट्स की समझ अच्छे से आ जाती है, और दूसरा ये कि हमें प्रूफ मिल जाता है कि जो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं। मान लीजिए अगर इसकी इक्वेशन जो है इसमें ये जो डायमेंशन है ये हमारे पास बराबर ना आती, यानी यहाँ पे कोई और फिजिकल क्वांटिटी होती या इन डायमेंशंस की पावर चेंज होती,
तो हम कहते कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है या तो वो गलत है या हमने इसे सॉल्व गलत किया है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि हम एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें इस चीज़ का मज़ीद आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, so it's s equals to vit plus half a t square। तो हम जब इसकी यूनिट्स लिखेंगे तो s डिस्टेंस होता है तो मीटर्स एंड दिस इज मीटर्स पर सेकंड, स्पीड हो गया टाइम के लिए सेकंड प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और टाइम के लिए क्योंकि स्क्वायर्ड है यहाँ पे तो इस टाइम का जो यूनिट लिखेंगे उसके साथ भी हम स्क्वायर्ड लगाएंगे। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हम क्या ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो ये L, दिस इज़ L, और हम जब डायमेंशन लिखते हैं तो कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो मेरे पास बन जाएगा L, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स L, और हम जो है कांस्टेंट को अगेन इग्नोर करेंगे तो ये बन जाएगा L इक्वल्स टू L, मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसके लिए आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, डायमेंशनली करेक्ट। तो इसी तरीके से आप और भी इक्वेशंस प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की, ये बहुत पूछा जाता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अच्छा याद रखिए कि जो G है ये G हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन, लेकिन किसकी वजह से है, अर्थ के पुल की वजह से। तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, G। तो है तो एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट क्या होगा, जो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होगा यानी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये टाइम हो गया और 2 पाई इसको लिख देते हैं यूनिट्स में तो आसानी हो जाएगी, या डायमेंशंस में लिख देते हैं सीधा। टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल T, देन हम इसको इग्नोर कर देंगे और हमारे पास जो लेंथ है वो क्या होगी हमारे पास, अगेन कैपिटल L, और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिवाइडेड बाय G यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी L बाय T स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर जो है कौन सी पावर है, हाफ। तो जब हम हाफ पावर पूरे पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो L है ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको मैं पहले लिख देता हूँ इस तरह करके, जब इस साइन चेंज करेंगे तो T स्क्वायर ऊपर और L नीचे, ये कैंसिल, और बाहर हमारे पास पावर रह जाएगी हाफ, सो T इक्वल्स टू T स्क्वायर, और बाहर मेरे पास हाफ पावर, तो 2 से 2 कैंसिल, T इक्वल्स टू T। ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। अच्छा, अब इसका तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो क्या है कि हम इसमें कांस्टेंट का डायमेंशन या यूनिट भी फाइंड करने को पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो हमें अगर पूछा जाए कि ये इक्वेशन है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो अर्थ होती है उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है जहाँ तक ऑब्जेक्ट होता है इसको हम कहते हैं, यानी फासला होता है r, और ये दो मैसेज होते हैं, लेट्स सपोज m1 एंड m2, और G इसका कांस्टेंट होता है, और F वो फोर्स जो एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो सबसे पहले हम G का डायमेंशन फाइंड करेंगे। G यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे उसका कोई ना कोई यूनिट होता है और कोई ना कोई उसकी डायमेंशंस भी मौजूद होंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वैल्यू G के लिए बनाते हैं G, और जो चीज़ G से डिवाइड हो रही है वो F से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो चीज़ G से मल्टीप्लाई हो रही है यानी ये वो F से डिवाइड हो जाएंगी।
तो हमारे पास इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, डायमेंशन। तो फोर्स का हम पहले देख चुके हैं। फोर्स के लिए हमारे पास क्या होता है, ml g टू द पावर -2, यानी t नीचे आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स के नीचे क्या आ जाएगा, फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, ml/t² मल्टीप्लाई बाय r यानी लेंथ। तो हमारे पास लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा और फिर डिवाइड का निशान डालेंगे। ये m1 और m2 यानी m स्क्वायर्ड आ जाएगा, क्योंकि एक m है दूसरा भी m है, तो जब इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे तो m स्क्वायर्ड आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g के डायमेंशन। तो ये हो जाएगा ml, ये 2 पावर और ये 1 पावर, ml³ और नीचे आ जाएगा t²। जब इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/m²। और जब इसकी एक पावर कैंसिल करेंगे इसके साथ, तो g का यूनिट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा l³ t⁻² एंड m⁻1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m⁻1 l³ और t⁻²। ये हमारे पास क्या बन गया, g का जो हमारे पास डायमेंशन है वो बन गया। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्स है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इस इक्वेशन का, F = g(m1m2)/r²। तो फोर्स का हमारे पास क्या होता है, फोर्स हमारे पास होती है ml, ये हम पहले कर चुके हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ml यानी डिवाइड बाय t²। g की जगह हम इसका यूनिट रख देंगे, यानी l³ ऊपर आ जाएगा और m और t² नीचे आ जाएंगे, और साथ में हमारे पास m1 m2 है तो ये बन जाएगा m²। और इसके बाद हमारे पास डिवाइडेड बाय r² लेंथ स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ml/t², और ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल, और ml³, दिस इज m एंड l³ नीचे आ जाएगा t²। और जब इसको हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये l² बन जाएगा, इससे इसकी 2 पावर्स कैंसिल, और ये हमारे पास बन गया ml² = ml(t²). ये हमारे पास इसकी प्रूफ आ गया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको इसकी जो है पहले आपको कांस्टेंट का डायमेंशन निकालनी पड़ती है और फिर उसको इक्वेशन में रख के उस इक्वेशन को प्रूफ करना होता है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।